अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत की अगर हम पिछले 150 साल की हिस्ट्री लें और सबसे बड़ा स्कैम अगर देखा जाए तो एक अंग्रेज की बनाई हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है। जब अंग्रेज सरकार चलती थी, यहाँ पे हम कॉलोनी थे, तो एक अंग्रेज ने यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर बाद में उसमें ब्रिटिश तख्त के, ब्रिटिश ताज के वफादार उस पार्टी में आते गए और पोजीशन पाते गए। और जितने ब्लंडर किए हैं कांग्रेस ने, उसकी मिसाल नहीं मिलती, ख़ास तौर पे 47 के बाद। उसके लिए तो मैं एक अलग से प्रोग्राम करूँगा। फिल वक्त मैं गुजरात के इलेक्शंस के हवाले से, जो इस वक्त गुजरात में आपको पता है कि इलेक्शन है और सारी पार्टियों में छोड़ के असल बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला है। और मुकाबला तो कोई है नहीं, बीजेपी ही विक्टोरियस रहेगी। वहाँ पे बीजेपी का काम बोलता है। लेकिन बहरहाल वहाँ पे अगर बीजेपी के अलावा किसी पार्टी की कोई थोड़ी बहुत सुनते हैं हम नाम, तो वो कांग्रेस पार्टी है। एक पार्टी आम आदमी पार्टी, जो 1947 के बाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। अन्ना हजारे जी के कंधे पे सवार होके अरविंद केजरीवाल ने भारत की पॉलिटिक्स में एक गंद मचाई हुई है। दिल्ली का हाल ख़राब कर दिया है। 2004 में जब मैं दिल्ली आया था तो शीला दीक्षित जी की हुकूमत थी, कांग्रेस की थी। लेकिन बहरहाल दिल्ली वॉज मच बेटर देन टुडे। अब मैं जब इस साल आया हूँ दिल्ली तो मुझे दुख हुआ। गुड़गांव जा रहे थे हम गाड़ी में, तो यूं 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 गाड़ी झटके खा रही थी, ऐसे रोड। नोएडा तक हाल खराब। नोएडा से आगे निकलो, यूपी की तरफ जाओ, मथुरा गए हम, लखनऊ गए, फर्स्ट क्लास। दिल्ली में पोल्यूशन का आलम ख़राब। पहले हवा तो मुफ्त में मिलती थी अच्छी, अब तो हवा भी नहीं मिलती। ये कह रहा है मैं मुफ्त पानी दूंगा, मैं मुफ्त बिजली दूंगा। ये मुफ्त जहर बांट रहा है हर आदमी को सांस के ज़रिए। और ये आज का सबसे बड़ा स्कैम है। आगे गुजरात पे जाने से पहले मैं ज़रा गुजरात में उछल कूद करने वाली आम आदमी पार्टी के बारे में बग्गा जी से सुनिए ज़रा। ताजिंदर पाल सिंह बग्गा जी हैं जो आपको कुछ पोल पट्टी खोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस इन पंजाब के ऊपर। कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़। आजकल अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ की राजनीति कर रहे हैं। और पिछले दिनों वो गाजीपुर में एक लैंडफिल साइट पे गए और उन्होंने उस कूड़े के पहाड़ को दिखाते हुए एक अजूबा दिखाया कि देखिए दिल्ली के अंदर ये कैसा कूड़े का पहाड़ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो कूड़े का पहाड़ आखिर है क्या। वो है एक लैंडफिल साइट जिसको गाजीपुर के अंदर 1984 के अंदर बनाया गया था। आखिर लैंडफिल साइट होती क्या है? लैंडफिल साइट वो साइट होती है जहां पूरे शहर का कूड़ा एकत्रित करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उस कूड़े को बाद में सेग्रीगेशन किया जाता है। लेकिन क्या दुनिया का कोई एक भी ऐसा देश है जहां लैंडफिल साइट नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है, एक भी उसका राज्य नहीं है कि जहां लैंडफिल साइट ना हो। इसलिए आज मुझे आना पड़ा पंजाब के अंदर लुधियाना में इस लैंडफिल साइट को, इस कूड़े के पहाड़ को दिखाने के लिए, जिसकी अरविंद केजरीवाल जी को कोई फिक्र नहीं है, ना ही उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को कोई फिक्र है। आज मैं बताना चाहता हूं ये जो कूड़े का पहाड़ है ये लुधियाना के अंदर आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज तक इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए मुझे यहां पर आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आके कहते हैं कि इस कूड़े के पहाड़ को इसलिए हटाना है क्योंकि उनके स्वास्थ्य की मुझे दिल्ली वालों की फिक्र है। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र नहीं है, या आप इंतजार कर रहे हैं निगम के चुनाव का कि निगम का चुनाव आए और आप इसको फिर से राजनीतिक मुद्दा बना सके। इसलिए आज उनको कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको पंजाब के अंदर ऐसे 150 कूड़े के पहाड़ दिखाने को तैयार हूं। आप मेरी चुनौती स्वीकार करिए। तो अजीज दोस्तों, दिल्ली के बाद पंजाब के लोग भी इसके झांसे में आए।
और आज पंजाब का हाल क्या है ये आपने अभी देख लिया। क्राइम के हवाले से पंजाब का हाल देख लें आप, कितने लोग टारगेट किलिंग बढ़ गई है, कितनी टारगेट किलिंग हो रही है। ड्रग्स, आर्म्स, ये सब ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान से खुले ढुल्ले आ रहे हैं। वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मेरे कई पंजाबी दोस्त हैं, मेरी जब उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि यार हाल ख़राब कर दिया है इसने, अभी आया है, हालांकि अभी गुजरात में जाना चाह रहा है। गुजरात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि गुजरात में सिर्फ बीजेपी के बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो कांग्रेस का आ रहा है। मेरा अपना गांव है आजक, सौराष्ट्र में। तो मेरी आज बात हो रही थी फ़ोन पे उनसे, गांव वालों से। तो इलेक्शन के हवाले से मैंने खुद फ़ोन किया था और मैंने कहा कि क्या पोजीशन है अपने गांव की। तो उन्होंने बताया फ़लाँ कैंडिडेट है, फ़लाँ कैंडिडेट कांग्रेस का है, फ़लाँ एक इंडिपेंडेंट है, एक आम आदमी पार्टी का है। तो मैंने कहा आम आदमी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? बोला सोशल मीडिया तक है, गुजरात में इनकी दाल नहीं गलेगी। वो अगर समझते हैं कि पंजाब, ये दूर दूर तक यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पे अगर बीजेपी को कोई मुकाबला कर रहा है तो वो सिर्फ कांग्रेस कर रही है। तो मैंने कहा यार मेरे दादाजी ने गलती कर दी, अगर वो माइग्रेट ना करते तो आज हो सकता है कि मैं, हमारे गांव की जो सीट है ना, एमपी की सीट, वो मांगरोल कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी। तो बोले वो मांगरोल, मैंने कहा अगर होता तो शायद मांगरोल से बीजेपी का मैं कैंडिडेट होता अगर मेरे दादा ने माइग्रेट ना किया होता। तो हंस रहे थे। तो गुजरात में बहुत ही मैंने पूछा गांव वालों से, मैंने कहा क्या नज़र आ रहा है? बोला यार बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता गुजरात से, और बिल्कुल किसी का कोई चांस नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो कोई और हो, जीतेगी तो बीजेपी ही। थोड़ी सीटें शायद कांग्रेस ले जाए लेकिन मेजॉरिटी के साथ गुजरात में बीजेपी जीतेगी, बीजेपी का काम बोलता है। और उसने कहा कि ख़ास तौर पे सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट और उस तरफ के सारे इलाकों में स्वीप करेगी बीजेपी। कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस को किसी और दुश्मन की ज़रूरत है नहीं। ज़रा सुनिए पप्पू जी को। पैसा हिंदुस्तान के किसानों को, धारावी के युवाओं को बिजनेस चलाने के लिए दे दिया जाए, फिर देखो क्या होता है। यहां पे चमत्कार हो जाएगा हिंदुस्तान में। भूल गया। और यही काम कांग्रेस पार्टी करेगी और कोई नहीं कर सकता। ट्राई कर लिया, देख लिया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, देख लिया क्या हुआ। पूरा सिस्टम नष्ट कर दिया। अबे क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल तो अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है कि किसी और दुश्मन की ज़रूरत है नहीं कांग्रेस को। और पप्पू जी काफ़ी हैं कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए। रोज़ आप इनके ब्लंडर देखते रहते हैं, रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर रहा है कि लोगों को हंसने का मौका मिलता है। हमने सुना था कि कांग्रेस में एक इलेक्शन भी हुए थे और कांग्रेस का एक गांधी खानदान से हट के कोई प्रेसिडेंट भी आया है। कहाँ है भाई? इतने बड़े इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं वो नज़र तो आए नहीं। तो जिस तरह 10 साल एक साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के रहे और सोनिया गांधी जी पीछे से सारी डिसाइड करती थी चीज़ें, तो इस तरह अब ये प्रेसिडेंट भी ऐसे ही आए हैं जो कि एक रबर स्टैंप हैं, उनकी हैसियत कुछ नज़र नहीं आती। अजीज़ दोस्तों, राहुल गांधी जी के ऊपर रहम भी आता है। कम उम्र में यतीम हो गए, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी पूरी ना हो सकी। और यह है कि पॉलिसीज़, आफ्टर ऑल कांग्रेस की पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं जिसने 60-70 साल तबाह बर्बाद किया इस देश को। और अब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसके आगे रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं। इन्होंने खुद तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप और वक्फ बोर्ड और पता नहीं क्या क्या इस देश के ऊपर थोपे। जम्मू कश्मीर में आतंक की होली चलती रही, ये चैन की बांसुरी बजाते रहे।
अब आज कोई अच्छा काम होता है तो इसमें रुकावट डाल के खड़े हो जाते हैं, जैसे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके सामने खड़े हो गए। देखिए, अगर असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम सीएए को रोक देंगे। बाकी देश में जब ही रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे, मगर असम में हम सीएए को रोक देंगे। असेंबली में रोकवा देंगे। असेंबली में हम पास करा देंगे कि सीएए लागू नहीं होगा। अब ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, ये कुछ हज़ार वो माइग्रेंट्स हैं, रेफ्यूजीज़ हैं जो अपनी जान माल इज्जत बचा के पाकिस्तान और बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से भारत आए थे, जिसके लिए एक तारीख भी लिखी है कि इस तारीख से पहले जो आ चुके हैं ऑलरेडी कई साल पहले, उनको नेशनलिटी दी जाएगी। इसमें क्या रुकावट है? सिर्फ मोदी विरोध में या बीजेपी विरोध में या अपने हिंदू सिख बुद्धिस्ट दोस्तों का नुकसान कर रहे हैं। क्या बुराई है इस एक्ट में, ये एक बार भी बता नहीं सके, जबकि ये नेहरू जी की सरकार में ये तय हुआ था, जो लियाकत नेहरू पैक्ट में, उसका हिस्सा रहा है, इनकी अपनी कांग्रेस की सरकार का, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। रोज के सैकड़ों, महीने के हजारों रोहिंग्या रेफ्यूजी बर्मा से, बांग्लादेश से टप के आते हैं भारत में। बंगाली, बांग्लादेश के बंगाली वो भारत में इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं, उनको कांग्रेस सरकार कभी रोकने की कोशिश नहीं करती, उनको आम आदमी पार्टी की सरकार कभी रोकने की कोशिश नहीं करती। आम आदमी पार्टी तो उनको सहूलतें देती है, उनकी इलीगल आबादियों को पानी, गैस, सब चीज़ों के कनेक्शन देती है और उनको हर लिहाज से सहूलतें देती है, उनके मदरसे बना देती है, उनके लिए मस्जिदें बना देती है। लेकिन जो एक लीगल जेन्युइन परसिक्यूटेड हिंदू आते हैं, उनके लिए ये रुकावटें खड़ी करते हैं, जैसे कि आपने सुना राहुल गांधी जी का। अब मैं राहुल गांधी जी को क्या जवाब दूं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन सब की बोलती बंद करने जानते हैं। सुनिए ज़रा मोदी जी को। मोदी जी आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है और किस तरह कांग्रेस बर्बादी लाई है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करें। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें। कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस में साहस है तो खुलकर यह भी घोषणा करे कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। कर बोलो जरा, हिम्मत है तो बोलो। मोदी ने हटाया है, आप वापस लाने का देश के सामने घोषणा करके दिखाओ। गुमराह कर रहे हो लोगों को। अरे कांग्रेस में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है। अरे कांग्रेस के साथियों में हिम्मत है तो वो ये भी खुल करके घोषणा करें कि 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना है
उसे वो रद्द कर देंगे। जरा हिम्मत के साथ बताओ। कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार करे, खुल करके ऐलान करे, वरना देश से झूठ बोलना, देश में भ्रम फैलाना, दूसरों को अपनी ढाल बनाकर ये गुरिल्ला राजनीति करना बंद कर दें।